सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के, यानी जो भी स्टूडेंट 2024 में सेमेस्टर 6 में आया है, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस है डिसिप्लिन, उसमें 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं। किसी ने पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन 1 ले रखा है, किसी ने 2 ले रखा है। तो जिसने भी 1 लिया है, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, जिसने भी ये सब्जेक्ट लिया है, उसका आज हम यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। मैंने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी करा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ यूनिट नंबर 1 डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस का, जो कि स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए होने वाली है, एंड आपको साथ में फ्री नोट्स मिल जाएंगे, वो भी हैंडमेड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, सिलेबस सब प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप अपना सिलेबस देख लीजिए, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम की, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, और वो एनईपी से पहले वाले स्टूडेंट है, यानी जिन्होंने 2019-2020 में एडमिशन लिया था और जो सेमेस्टर 6 में है। तो देखिए, तो आपके डिसिप्लिन में 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं। पॉलिटिकल में किसी बच्चे ने डिसिप्लिन 1 ले रखा है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, और किसी ने अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबलाइजेशन ले रखा है। तो ये वीडियो डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस वाले स्टूडेंटों के लिए होने वाली है। तो कंफ्यूज मत होना कि 2 पॉलिटिकल साइंस है, तो ये पॉलिटिकल साइंस तो हमारा सिलेबस ही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस आपको दे रखा है, किसी ने ए लिया है, किसी ने बी लिया है। तो ये ए वाली वीडियो है, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। तो देखिए, आपका यूनिट नंबर 1, इसमें आपको पढ़ना था द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो मैंने कल इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी करा दिया, पार्लियामेंट करा दिया, पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्टिव बिहेवियर, और जितने हम बचे हैं आज हम पार्ट 2 में वो करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो देख सकते हैं यहाँ ये डिसिप्लिन का है। तो अब देख सकते हैं लोकतंत्र और शासन, यानी डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, यूनिट 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम। तो हमने कल पढ़ लिया था, देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है पार्टी पॉलिटिक्स एंड इलेक्टोरल बिहेवियर। कल हमने पार्लियामेंट तक पढ़ लिया था, ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लिया था। आज हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, यानी राजनीतिक दल क्या होता है। तो राजनीतिक दल का सबसे पहले अर्थ समझिए। तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक होता है। राजनीतिक दल निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेते हैं, मतलब राजनीतिक दल वाले लोग क्या कहते हैं, चुनाव करते हैं, और चुनाव में जीतने के बाद बहुमत, जो सरकार बहुमत में आती है वो क्या करती है, वो सरकार का निर्माण करती है, और अल्पमत आने पर विपक्ष के रूप में शासन करती है, जिससे जो शासन है वो निरंकुश नहीं होता। यानी राजनीतिक दल लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके द्वारा दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और जो पार्टी जीत जाती है वो राज करती है, और जो पार्टी हार जाती है वो विपक्ष का रोल निभाती है, जिससे जो हमारा शासन है वो निरंकुश ना हो। तो देखिए, अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। तो मैकाइवर जो थे पॉलिटिकल थिंकर्स, उन्होंने क्या कहा है कि राजनीतिक दल पे, तो मैकाइवर ने कहा है कि राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जो कुछ सिद्धांत या नीतियों पर संगठित है, जिनको वे संवैधानिक तरीकों से सरकार के निर्माण के लिए आधार बनाते हैं। यानी जो मैकाइवर है वो कहते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जो सिद्धांत बनाती है और क्या करती है, नीति कानून बनाती है, और सरकार, मतलब जितने भी कानून है इसका निर्माण करती है, वही राजनीतिक दल होती है। अब देख लेते हैं, जो बर्ग थे उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल एक ऐसी लोगों का समूह है जो किन्हीं ऐसे सिद्धांतों के आधार पर एकमत होते हैं तथा अपने हितों के लिए काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। यानी वो कहते हैं कि राजनीतिक दल में ऐसा एक समूह होता है ये, जिसमें जो लोग हैं वो सिद्धांत पर आधार होते हैं। सबके क्या होता है, एक ही सोच होती है। जितने भी राजनीतिक दल में लोग होते हैं उन सबकी एक ही विचारधारा होती है, और वो अपने
हितों को पूरा करने के लिए एकता में बंधे रहते हैं, यानी वो चुनाव के लिए और वो सीट लेने के लिए क्या होते हैं, एक विचारधारा से एक दूसरे में बंधे रहते हैं, और समूह जो उनका होता है उसी को राजनीतिक दल कहते हैं। तो राजनीतिक दल के अब आप राजनीतिक दल के तत्व जान लीजिए। तो राजनीतिक दल के जो गठन है उसकी आवश्यक तत्व क्या होते हैं, क्या क्या कर राजनीतिक जो दल है उसके क्या क्या तत्व होते हैं। तो एक निश्चित सिद्धांत होता है इनका, मतलब एक निश्चित सिद्धांत होता है कि ये करना क्या चाहते हैं। इनका एक लक्ष्य भी होता है कि हम ये लक्ष्य लेके चलेंगे तो हम सरकार बनाएंगे, और वही वो प्रचार भी करते हैं जिससे जनता उन्हें पसंद करके उन्हें वोट देती है। दूसरा है कि संगठन, ये एक संगठन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, और इनका एक क्या होता है, एक चुनाव चिन्ह भी होता है। जैसे आपने देखा होगा बीजेपी का कमल और कांग्रेस का हाथ होता है, तो वही। और एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है इनकी, मतलब राजनीतिक दल का क्या होता है, कार्य प्रणाली होती है निश्चित। जैसे कि 5 साल में, हर 5 साल में चुनाव होते हैं ना, तो वही इनका निश्चित कार्य प्रणाली होती है। फिर क्या होता है, नया नया बनते हैं, नए नए चेंज होते रहते हैं, और वोट द्वारा जो जीतता है वो बनता है। नेक्स्ट है कि सहयोग और अनुशासन, ये क्या करते हैं, सहयोग करते हैं और अनुशासन यानी कानून व्यवस्था बनाते हैं समाज में। राजनीतिक दल शासन पर अधिकार की इच्छा कर, मतलब ये लोग क्या करते हैं, शासन पे अधिकार करते हैं। देखा है जितनी भी पार्टी है, जैसे कि अभी जो भी केंद्र सरकार होती है या राज्य सरकार होती है, वो अपने राज्य या अपने देश में क्या करती है, राज करती है। वही संवैधानिक तरीकों में विश्वास करती है, और ये गैर संवैधानिक तरीकों पे नहीं, मतलब ये जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग ही कानून का भी निर्माण करती है और उनका पालन भी करती है। राष्ट्र इनमें क्या, इनके एक तत्व है कि राष्ट्रीय भावना। इनमें राष्ट्रीय भावना जागृत होना बहुत जरूरी है, कि जब राष्ट्रीय भावना जागृत होगी तभी कोई शासन करेगा, तो जनता के लिए अच्छी अच्छी काम करेगा और कल्याण करेगा। लोक कल्याण का उद्देश्य, जो राजनीतिक दल है उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो लोक कल्याण करे, और इसी लोक कल्याण के चलते ही वो पार्टीज बनाए और अच्छे काम करे लोगों के लिए। तो आपने तत्व देख लिए। अब देखिए आप राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो राजनीतिक दल का कार्य होता है कि नीति को निर्धारित करना, यानी कानून को निर्धारित करता है। मतलब जितने भी कानून होता है वो निर्धारित करता है कि वो किस पे लागू होगा, कैसे लागू होगा, कैसे बनेगा। और जनमत का निर्माण, जनता द्वारा क्या होता है इसको, जब भी राजनीतिक दल में जीतता है जिस भी पार्टी का, तो उसको जनता द्वारा क्या होता है, चुना जाता है। तीसरा कि सरकार का निर्माण करती है, जो भी राजनीतिक दल जीतता है तो वो क्या करती है, एक सरकार का निर्माण करती है जो कि राज करती है। जैसे कि बीजेपी जीती है तो बीजेपी का केंद्र शासन है, तो क्या करती है, सरकार बनाती है ये, जो भी राजनीतिक दल जीतता है। और जो हारता है वो विपक्ष का रोल निभाता है। शासन में नियंत्रण व समन्वय, ये करता है, शासन में नियंत्रण करता है, अच्छे अच्छे कानून बनाता है और निरंकुश ना होके, और समन्वय करता है। राजनीतिक चेतना का प्रसार करता है। राजनीतिक चेतना का प्रसार कैसे करता है, ये घर घर जाके वोट मांगते हैं तथा सभा करते हैं, टेलीविजन के माध्यम से करते हैं, प्रचार करते हैं, रैलियां निकालते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, राजनीतिक चेतना है उसका प्रचार करते हैं। जनता तथा सरकार का एक सेतु होती है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल द्वारा क्या होता है, जनता और सरकार के बीच कनेक्शन होता है, क्योंकि राजनीतिक दल में जितने भी लोग होते हैं, डायरेक्ट तो आप प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच पाओगे, पर उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं जो हमारे जिले में रहते हैं, हमारे स्टेट में रहते हैं, हम उसके पास तो जा सकते हैं अपनी समस्या लेके। तो ये एक सेतु का काम करती है सरकार और जनता के बीच। राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है तथा धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत देती है तथा सबके लिए अच्छे कानून बनाती है। और नेक्स्ट है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य करती है। जितने भी समाज में जो भी सामाजिक कार्य होते हैं जो लोगों के लिए अच्छे हैं, वो उसका निर्माण करती है, तथा सांस्कृतिक कार्य भी करती है। जो संस्कृति उसके देश की या उसके आसपास होती है तो उसका वो पालन भी करती है। जैसे कि मोदी सरकार ने अभी श्री राम मंदिर बनाया तो सांस्कृतिक कार्य करा, क्यों, क्योंकि जनता भी ये चाहती थी, और जो लीडर होता है उसका काम होता है कि जनता की इच्छा को पूरा करे। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि राजनीतिक दलों का महत्व क्या होता है, यानी इसके लाभ क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल का जो महत्व होता है वो होता है लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य होता है। और राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहुत आवश्यक भूमिका निभाती है, क्योंकि दल नहीं होंगे तो पार्टी कैसे होगा। और इसका महत्वपूर्ण होता है कि नेतृत्व, राजनीतिक दल में एक ऐसा नेता होता है जो कि उसका नेतृत्व करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी करते हैं बीजेपी का। अच्छे कानून का निर्माण,
ये क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कानून का निर्माण करते हैं, जैसे कि लोगों का कल्याण हो सके, रोड सड़क बनाते हैं, अच्छे अच्छे कानून लाते हैं, सार्वजनिक कल्याण आदि। और ये लोग सार्वजनिक तौर पे भी लोगों का कल्याण करते हैं। अब देख लेते हैं कि राजनीतिक दल है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो राजनीतिक दल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षेत्रीय दल और एक होता है नेशनल पार्टी। तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपने क्षेत्र में ही उनका होता है, मतलब वो जैसे कि आपने सुना होगा डीएमके और समाजवादी पार्टी और एनएलओ, जैसे कि ये जो एनएलओ है वो सिर्फ हरियाणा के एक जिले तक, मतलब वहीं तक सीमित है, ये और कहीं पे ये जीत नहीं सकती है, इनका जो वर्चस्व है यहीं तक है। डीएमके जो है वो क्या करती है, वो तमिलनाडु है वहां पे भाषा के आधार पर डीएमके ने अपनी सरकार बनाई है, क्योंकि ये अपने भाषा के, अगर ये अपने भाषा के उसी पे जीतती है। अगर अगर ये और किसी देश में जाएगी या और किसी राज्य में जाएगी या और किसी क्षेत्र में जाएगी तो ये पार्टी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इसका जो वर्चस्व है ओनली इनके क्षेत्र में ही है, इनके ही क्षेत्र में, क्योंकि इनकी भाषा से लोग आकर्षित होकर क्या करते हैं, लोग भाषा के नाम पे वोट लेते हैं। और नेशनल पार्टीज कौन सी होती है, नेशनल पार्टी है जैसे कि बीजेपी, जो कि बहुत जगह है, आपने देखा होगा, और सीपीआई, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जो कि है ममता बनर्जी की सरकार, ये सब क्या है, इसमें नेशनल पार्टी है। इन सब की जो पार्टीज है और इन सब की जो दल और इन सब की जो वर्चस्व है वो और भी राज्यों में फैले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये हो गया। अब हमें करना है इलेक्ट्रल बिहेवियर, ये वाला। तो मतदान व्यवहार होता क्या है, तो मतदान व्यवहार को निर्वाचन व्यवहार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आशय है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में चुनाव संदर्भ में मतदाताओं के व्यवहार से है, यानी जो भी लोग वोट देते हैं अपने नेता को, तो वो किस विचारधारा से वोट देते हैं। मान लो बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं, तो उन लोगों, जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं जितने भी लोग, तो वो लोग क्या सोचते हैं बीजेपी के बारे में, उनकी क्या विचारधारा है, उस विचारधारा को ही हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर कहते हैं। अब जो भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो वो क्या सोच के दे रहे हैं, अब जो वो सोच रहे हैं उसी को इलेक्टोरल बिहेवियर कहते हैं। समझ गए आप। तो अब देखते हैं कि मतदान व्यवहार के सामाजिक निर्धारक क्या क्या है। अब जो लोग क्या क्या सोच के देते हैं, अब कोई बीजेपी को दे रहा है, कोई कांग्रेस को दे रहा है, कोई डीएमके को दे रहा है, कुछ ना कुछ लोग विचारधारा अपने अंदर बना के रखते हैं और उसी को हम कहते हैं इलेक्टोरल बिहेवियर। तो कोई तो जाति, एक क्या होता है इसमें महत्वपूर्ण, जाति, राजनीतिक में जातिवाद होता है, जिससे कि बीएसपी ये क्या करती है, जातिवाद के नाम पे वोट लेती है और लोग अपनी जाति के समझ के इनको वोट देते हैं। तो क्या होता है, ये उन लोगों का एक इलेक्टोरल बिहेवियर होता है ये। दूसरा कि धर्म के नाम पे राजनीतिक दल सांप्रदायिक प्रचार करती है और सांप्रदायिक प्रचार के तौर पे क्या करती है, अपने पार्टी को जिताती है। तो ये जो जनता के मन में या जो सांप्रदायिकता पैदा करती है, तो ये जनता का क्या हो जाता है, पॉलिटिकल, मतलब जो इलेक्टोरल बिहेवियर ये हो जाता है। नेक्स्ट की भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तमिलनाडु में जैसे डीएमके है, ये भाषा के आधार पर ही बस अपनी पार्टी बना रखी है। तो इनके जो वोटर्स है, यानी इनको जो वोट देते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, भाषा के आधार पर नहीं देती है, यानी उनका जो इलेक्टोरल बिहेवियर है, तो वो उनका बिहेवियर क्या है, भाषा के आधार पर वो वोट देती है, तो उनका बिहेवियर भाषा के आधार पर है। अब जो व्यक्तित्व के आधार पर देती है, यानी जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, जयप्रकाश नारायण थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मोदी जी है, तो ये सब क्या है, एक बहुत अच्छे लीडर है। तो इन सब का ओनली इन सब के बिहेवियर को देख के, ओनली इनके व्यक्तित्व को देख के लोग इन्हें वोट देते हैं। तो जो भी इनको वोट देते हैं वो उनका बिहेवियर क्या होगा, उनका बिहेवियर होगा इलेक्टोरल बिहेवियर, कि वो इनके व्यक्तित्व को देख के दे रहे हैं। तो यही सब क्या होता है, बिहेवियर कहलाता है। इलेक्टोरल बिहेवियर क्षेत्र के नाम पे भी देते हैं, जैसे शिवसेना ओनली महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, तो मराठी है इसलिए इनको शिवसेना को वोट देते हैं मराठी लोग। तो उनका बिहेवियर क्या है, क्षेत्र के नाम पे देते हैं वो, कि अपने क्षेत्र के लोगों को हम वोट देंगे। तो इसी को कहते हैं इलेक्टोरल बिहेवियर। आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी हम फेडरलिज्म करेंगे। हम पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और जुडिकल एक्टिविज्म। तो सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिकल एक्टिविज्म होता क्या है, तो न्याय, इसको कहते हैं हिंदी में न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता से आशय है कि नागरिक के अधिकारों के संरक्षण के लिए अथवा समाज के न्याय को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, न्याय द्वारा आगे बढ़कर भूमिका निभाती है। जो सरकार कानून व्यवस्था बनाती है
उससे जनता को नुकसान ना हो, जनता को समाज का कल्याण हो, इसलिए क्या होता है सुप्रीम कोर्ट है वो आगे बढ़ के सामने आती है। अर्थात न्याय के लिए पालिका द्वारा सरकार को 2 अंगों में को अपने संवैधानिक दायित्व का पालन के लिए न्यायिक सक्रियता रहती है, यानी उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो, इसलिए क्या होती है जो सुप्रीम कोर्ट है वो एकदम एक्टिव रहती है। तो इसी को कहते हैं हम न्यायिक सक्रियता। जो सरकार के 2 अंग होते हैं जैसे कि कार्यपालिका और विधायिका, तो उसकी क्या करती है, उसका ये देखरेख करती है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया था ये सबसे पहली बार। तो जो न्यायमूर्ति थे यानी आर कृष्ण अय्यर थे और पीएन भागवती थे, चिन्नप्पा रेड्डी थे और डी ए देसाई थे। तो इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने सक्रिय न्यायपालिका थी इसकी नींव इन्हीं लोगों ने धरी थी। और जो राज्य मतलब सरकार के जो 2 अंग होते हैं वो होते हैं विधायिका और कार्यपालिका। इन्हीं पे जो नजर रखने के लिए और ये कानून का उल्लंघन न करे इसलिए ये लोग सक्रिय रहते हैं इन दोनों को देखने के लिए। अब देखते हैं हम ये फेडरलिज्म, हमने ये कर लिया जुडिशियल एक्टिविटी, अब फेडरलिज्म कर लेते हैं क्योंकि एक हमारा ऊपर का छूट गया था। तो देखते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म को कहते हैं संघवाद। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। आपका देख लीजिए इसमें फेडरलिज्म है और उसके बाद यहाँ पे यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं। तो संघवाद होता क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था है। संघवाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। इसके अंतर्गत जो सत्ता की शक्ति होती है उसे बांटा जाता है। यानी जो संघवाद होता है वो बेसिकली होता है, संघवाद 2 तरीके का होता है, एकात्मक होता है और एक सहकारी होता है। तो इसके देख लीजिए 2 प्रकार होते हैं, एक सहकारी संघवाद और एकात्मक संघवाद। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी राज्य होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों में क्या होता है बंटवारा होता है। और जो भारत की जो संघ व्यवस्था है वो सहकारी संघ व्यवस्था है। एकात्मक संघ व्यवस्था क्या होती है, जो एकात्मक संघ व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है शक्ति सिर्फ एक जने के पास होती है, सिर्फ केंद्र के पास होती है। पर सहकारी में क्या होता है राज्य सरकार के पास भी रहेगी, केंद्र सरकार के पास भी रहेगी। जैसे है ना हमारे भारत में केंद्र सरकार तो कानून बनाती है पर राज्य सरकार को भी, सीएम को भी पूरा हक होता है अपने राज्य में कानून बनाने का और अपने निर्णय को लेने का। तो संघवाद का बेसिकली मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो पावर्स होती है उसको बांटना, क्योंकि जो शासन है वो निरंकुश ना हो। अब देखते हैं लोकल गवर्नमेंट्स क्या होता है। तो जो व्यक्ति केंद्र सरकार के पास हो, जो शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है वह शक्ति स्थानिक सरकार के पास क्षेत्रीय समस्या के लिए होती है, उसे केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंच पाती। जैसे कि नाली, सड़क, पानी, इन सब की जो समस्या होती है उसको सुलझाने के लिए क्या करती है सरकार, केंद्र सरकार नगर पालिका और ग्राम पंचायत जो पंचायती राज है उसका गठन करती है। तो उसी को कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे लोकल लेवल पे काम करती है, जैसे हमारी म्युनिसिपैलिटीज होती है। तो इनका उद्देश्य होता है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी शक्ति को बांटना, डिसेंट्रलाइजेशन करती है ये पावर का, जिससे क्या होता है केंद्र सरकार की शक्ति जो हमारी समस्या जो केंद्र सरकार के पास सीधा नहीं पहुंच पाती है वो जो नगर पालिका होती है और ग्राम पंचायत जो होते हैं इनके द्वारा सुलझाई जाती है। तो जो ये होता है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। यानी डेमोक्रेसी भी 2 तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव होता है जो चुनाव द्वारा लड़ा जाता है, जैसे कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार चुनी जाती है। पर ये जो होता है वो ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्ट होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है इसके 2 प्रकार होते हैं, एक पंचायती राज और एक होता है नगर पालिका। पंचायती राज होते हैं जो गाँव में होते हैं, जो छोटे क्षेत्र में होते हैं, और जो शहर क्षेत्र में जो होते हैं उसे कहते हैं नगर पालिका। जैसे कि दिल्ली में जो चलता है वो नगर पालिका चलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज होता है और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाएं होती हैं। जो पंचायती राज है वो भी 3 प्रकार की होती है, नगर पालिका भी 3 प्रकार की होती है। जो पहले देख लेते हैं पंचायती राज। पंचायती राज में जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है जिला परिषद।
जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दूसरी होती है समिति, जिसे कहते हैं खंड, जो कि होती है ब्लॉक लेवल कहते हैं इसे। सबसे छोटी इकाई होती है इसकी ग्राम पंचायती, जो सबसे छोटी मतलब सबसे छोटी लेवल पे जो काम करती है वो होती है विलेज लेवल पे। और इसे 1952 में 73वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था। और जो नगर पालिका है वो नगर क्षेत्र में होती है, यानी शहरों में होती है। इसकी जो सबसे बड़ी इकाई है वो होती है नगर निगम। आपने देखा होगा नगर निगम का एमसीडी का चुनाव होता है दिल्ली में, तो सबसे बड़ी इसकी इकाई यही होती है। उसके बाद होती है छोटे लेवल पे नगर पालिका होती है, जो कि मतलब छोटे लेवल पे उससे काम करती है। और सबसे छोटे लेवल पे जो शहर में काम करती है वो होती है नगर पंचायत। और नगर पालिका है उसको 1952 में 74वें संशोधन द्वारा बनाया गया था। इसे 73वें संशोधन द्वारा, इसे 74वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो जो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी, इन्होंने पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय संरचना के लिए इन्होंने योगदान दिया था। 24 अप्रैल 1993 है उसको पंचायती राज लागू हुआ था, यानी पंचायती राज 1993 में लागू हुआ था। 73वें संशोधन द्वारा हुआ था। इसमें 20 लाख से जो कम आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं, राज्य होते हैं, उसमें पंचायती राज का गठन किया गया था। और जो उससे बड़े होते हैं 20 लाख से, वो शहर कहलाते हैं और उसमें नगर पालिका होती है। तो आपने देखा कि 3 प्रकार की होती है जो पंचायती राज होती है, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला पंचायत। तो ये सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत, ग्राम समिति बीच की इकाई है, जिला सबसे बड़ी इकाई होती है। और जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, गांव में सुना होगा आपने, मुखिया होता है जिसे सरपंच कहते हैं। और ग्राम समिति का होता है ब्लॉक प्रमुख। और जो जिला का पंचायती होता है वो पूरा उसको कहते हैं अध्यक्ष। तो इसका सरकारी अध्यक्ष वीडीओ होता है, इसका बीडीओ होता है, इसका सीईसीओ होता है। और नगर पालिका जो होती है, नगर पालिका की सबसे जो बड़ी एक छोटी इकाई है वो होती है नगर पंचायत, जिसका मुख्य होता है चेयरमैन। और सेकंड जो होती है बीच का, उसको कहते हैं नगर परिषद, जिसका अध्यक्ष होता है अध्यक्ष। और जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है नगर निगम, जिससे एमसीडी का चुनाव भी होता है, तो इसका मेयर होता है। इसके चुनाव होते हैं जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये लोग वोट द्वारा। तो देख सकते हैं मैंने आपके ये सारे सिलेबस करवा दिए, आपकी ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी करवा दी। अब आपका लास्ट बेटा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता क्या है? तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है कि जनता और जो सरकार होते हैं उसके बीच जो कनेक्शन होता है, मतलब जो सरकार कानून बनाती है वो जनता तक कैसे पहुंचता है, और जो जनता का जो निर्णय होता है कानून को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, या जनता का विरोध कर रही है, तो वो किसके द्वारा होता है, उसी को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये होता है संचार के द्वारा, टीवी, रेडियो माध्यम, इन सब के माध्यम से होता है। तो अगर आप, वैसे तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बता दिया, आप लिख लोगे बना के। अगर वैसे मैंने इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो है, इसलिए मैंने नहीं डाला है इसमें ये टॉपिक। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो डाल दूंगी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो धन्यवाद।